अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इमरान खान ने एक बार फिर यह दावा कर दिया है कि उन्हें कत्ल करवाने की मनसूबाबंदी की गई है, इसके लिए रकम अदा की गई है और उनके पास इसके सबूत मौजूद हैं। इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि अगले इंतखाबात में धांधली हो सकती है। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI के तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि मुझे कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई है और इसके लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके से 2 लोगों को टास्क दिया गया। दोनों पेशावर कातिलों को रकम भी अदा की गई है। मेरे पास इस मंसूबे के तमाम सबूत मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान खान ने यह नया बयान भी दे दिया है कि आइंदा इंतखाबात में धांधली हो सकती है। गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि यूं लगता है कि अभी भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। नवाज शरीफ चाहते हैं इमरान खान नाअहल हों और यूं लग रहा है इंतखाबात में धांधली होगी। नए आर्मी चीफ को शक का फ़ायदा देना चाहता हूं। आर्मी चीफ की तरफ से कोई पैगाम आएगा तो बताऊंगा। इमरान खान ने कहा कि ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ पहले कभी नहीं देखी। जब कानून की अमलदारी होगी तो मुल्क आगे जाएगा। इमरान खान ने मज़ीद कहा है कि जेल भरो तहरीक पुरअमन एहतजाज है। हमारे पास दूसरा रास्ता एहतजाज का है। APC में जाने के लिए सोच विचार कर रहे हैं। इमरान खान जेल भरो तहरीक का इंदिया दे रहे हैं, जबकि हुकूमत बार बार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तिवा की बात कर रही है और खुलकर कह रही है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इंतखाबात आगे जा सकते हैं। आज वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक ने भी कह दिया कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंतखाबात जो हैं वो आगे गए हैं। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज़ कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो। चारों फेडरेटिंग यूनिट्स में और फेडरेशन में एक ही वक्त पे मैं समझता हूँ इंतखाबात होने चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए से आज ये खबर भी आई है कि PDM ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताख़ीर के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी है। इत्तेहादी हुकूमत ने इलेक्शन में ताख़ीर के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मशावरत से किया गया। सबसे पहले हुकूमत सिंध की तरफ से अदालत में रिट पटिशन दायर की जाएगी। दूसरे मरहले में बलूचिस्तान हुकूमत भी रिट पटिशन दायर करेगी। दोनों दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के बाद करवाए जाएँ। दरखास्तों में मौक़िफ़ में ये सामने रखा जाएगा कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ लाजमी हैं। नई हल्का बंदियों के अमल के लिए आइनी तौर पर कम से कम 90 दिन दरकार होते हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी कह चुके हैं कि 90 रोज़ के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के लिए नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुतल्लिका इदारों को 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात न करवाने की ठोस वजूहात से आगाह करना होगा। इसके अलावा रोज़नामा डॉन में ज़ुल्करनैन ताहिर की खबर के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने पंजाब में अपने हममनसब बलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात की और इस बात पर इत्तेफाक किया कि मौजूदा हालात में मुल्क अलहदा इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसीलिए कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात अगस्त में वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद रवां बरस के आखिर में करवाने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर दोनों सूबों के गवर्नर्स ने पहले ही यकसा मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है और इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर फैसला करने से पहले मौजूदा सिक्योरिटी मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लेने और मुतल्लिका हुकाम से मशवरा करने की तजवीज़ दी है। खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के बावसूख ज़राए ने बताया कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी मुत्तफ़क़ा तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही तारीख पर गालिबन अक्टूबर या नवंबर इस बरस में करवाने पर मुत्तफ़िक हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी इत्तेहाद का निगरान सेटअप मौजूद है जो PTI को 90 रोज़ के अंदर दोनों सूबों में इंतखाबात करवाने के मुतालबे पर मायूस करने के लिए अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। हुक्मरान इत्तेहाद हर सतह पर इस बात को यकीनी बनाएगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 रोज़ में ना हो। खबर के मुताबिक इस वक्त बज़ाहिर PTI की सफ़ों में कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देने पर मायूसी का आलम है। इस हवाले से PTI के एक रहनुमा ने कहा है कि लगता है हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ है, क्योंकि ना तो हम हुकूमत को 90 रोज़ में दोनों सूबों में इंतखाबात करवाने पर मजबूर कर सके और ना ही हमारी पार्टी के लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने में कोई कमी आई है। हमने दोनों सूबाई हुकूमतें छोड़कर अपने पत्ते दुरुस्त अंदाज में नहीं खेले। इससे नून लीग को हमें अजियत देने और मायूस करने का भरपूर मौका मिल गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तिवा की बातों का जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जो भी ये बात करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। जेल भरो तहरीक में क़यादत सबसे आगे होगी।
ये वो आर्टिकल 6 होगा जो एग्जीक्यूट भी होगा। ये जजेस के लिए भी जस्टिस मुनीर की मूवमेंट है। जो जज इसको एक्सटेंड करेगा वो जस्टिस मुनीर की तौर के ऊपर तारीख में उसको याद किया जाएगा। इमरान खान अपनी सेहत जो है उनकी मुकम्मल ठीक हो चुकी है, सिर्फ आखिरी हफ्ता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम तहरीक पे होंगे। जेल भरो तहरीक हम पहले ही जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं। हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां, पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। कारकुनान इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील हुए 20 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर दोनों सूबों के गवर्नर्स ने अभी तक नए इंतखाबात की तारीख नहीं दी। एक तरफ हुकूमत 2 सूबों में इंतखाबात का इल्तवा चाहती है, दूसरी तरफ कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर कर चुकी है, जहाँ अब ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। कौमी असम्बली के 33 हल्कों में इंतखाबात 16 मार्च और मज़ीद 31 हल्कों में इंतखाबात 19 मार्च को होंगे। पहले इमरान खान ने ऐलान किया था कि 33 हल्कों से वो खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे, मगर अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इस्लामाबाद के हल्का NA54 से असद उमर, मुल्तान के हल्का NA156 से शाह महमूद कुरैशी, NA38 डेराबंद से अली अमीन गंडापुर, कराची के हल्का NA247 से आफ्ताब सिद्दीकी और NA256 कराची से रजीब हारून ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जबकि लाहौर के हल्का NA126 से अम्माद अजहर और NA130 के लिए शफकत महमूद ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमती इत्तेहाद अब तक वाज़ेह फैसला नहीं कर सका कि उसे इन इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ऐलान कर चुके हैं कि PDM ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। नून लीग इस हवाले से अब तक कोई फैसला सामने नहीं ला सकी। इसी बारे में बात करेंगे वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी अताउल्लाह तारड़ से। अता साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये इंतखाबात का मामला, चूँकि मालूमात भी है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं बहुत वक्त से PDM हुकूमत से, आपकी जमात के नुमाइंदों से, कि क्या इंतखाबात करवाएंगे, क्या वो ताख़ीर का शिकार होंगे। कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं आ रहा, चूँकि PDM काफ़ी ताख़ीर का शिकार रहती है फ़ैसले करने में। इसकी भी वजह यही है। अब क्या हिकमत अमली बन चुकी है कि किस तरह से इंतखाबात में ताख़ीर करनी है, या फिर ये मुमकिन बनाना है कि एक साथ ही पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे इस साल किसी महीने? देखिए, ये मामला इंतखाबात में ताख़ीर का मामला नहीं है। ये इसेंशली एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लीगल प्रोपोजिशन है, जिसके तहत ये डिसाइड करना है कि क्या पूरे मुल्क में एक ही वक्त तमाम इंतखाबात होंगे या ये मरहलावार भी मुमकिन है। अब मरहलावार में जो प्रॉब्लम्स हैं वो 3 तरह की हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ज़रा उस पर अर्ज़ कर दूँ। नंबर 1, मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि कुछ सूबों के इलेक्शन पहले हों, कुछ बाद में हों, क्योंकि फिर जिन सूबों के इलेक्शन बाद में होंगे उनको एक नुकसान होगा कि उन 2 सूबों की ऑलरेडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बन चुकी होंगी, जो NFC अवार्ड है, जो उनका NFC में शेयर है, जो उनके बजट के बाकी मामलात हैं, वो उसमें काफ़ी सबकत ले जाएंगे। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब सूबाई हुकूमतें बन गई तो क्या उन सूबाई हुकूमतों की निगरानी में नेशनल असम्बली के इलेक्शन करवाए जाएंगे, या इन सूबाई हुकूमतों को जितनी देर कौमी असम्बली के इलेक्शन चल रहे होंगे या जनरल इलेक्शन चल रहे होंगे तो इनको मुअत्तल किया जाएगा। सेम गोज़ फॉर फेडरल गवर्नमेंट। क्या फेडरल गवर्नमेंट की मौजूदगी में 2 सूबों में इलेक्शन मुमकिन है, या फेडरल गवर्नमेंट को भी सस्पेंड किया जाएगा उस दौरानिए के लिए? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आइन में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी अराइज नहीं की, ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं। तो ये एक लीगल क्वेश्चन अपनी जगह मौजूद है। दूसरा जो बड़ा कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन है वो ये है कि मरदमशुमारी का आगाज़ हो चुका। अब मरदमशुमारी का एक नेचुरल और लीगल कॉन्सिक्वेंस है कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ की जाती हैं। क्या ये मुमकिन है कि 2 सूबों में पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो, 2 सूबों में नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो, और जिन सूबों में पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो रहे हैं उन सूबाई सीटों के ऊपर जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उन पे भी नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन हो रहे हों? ये एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल पे नई हल्का बंदी हो रही है और नीचे प्रोविंशियल में पुरानी पे जो है वो इलेक्शन चल रहे हैं। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब ने एक अना और ज़िद की वजह से 2 सूबाई हुकूमतों का ख़ात्मा किया, तो क्या इसलिए पूरे फाइनेंस को दाव पे लगा दें, अरबों रुपया खर्च दें? और इस वक्त जब कौम को ये बचत की ज़रूरत है, बार बार रिज़ाइन करके बाई इलेक्शन में जाया जा रहा है, बार बार जिन बाई इलेक्शन में जा रहे हैं उस पर कौम का वक्त और पैसा ज़ाया हो रहा है। जब असम्बली में बैठना नहीं है
तो बाई इलेक्शंस क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? फिर आइन में एक शिक है जो ये कहती है कि कोई भी ऐसा काम जो आइन के तहत एक मुकर्ररा वक्त के अंदर होना है वो ना हो तो वो गैर आइनी नहीं होगा। उसको इसलिए गैर आइनी नहीं करार दिया जा सकता कि वो उस मुकर्ररा वक्त के अंदर नहीं हो सकता। अतातुर्क साहब, अब जी तो ठीक है, आपकी बात मैंने सुनी। सवाल इसमें ये बनता है कि इमरान खान साहब क्या कोई गैर आइनी मुतालबा कर रहे हैं? वो गैर आइनी मुतालबा तो नहीं कर रहे। ये तो लिखा है कि असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन होने। मुतालबा नहीं है, हाँ, उनका कतन मुतालबा गैर आइनी नहीं है, मगर उनके मुतालबे की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो इस मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस डे वन से क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस हुआ था, नेशनल असेंबली तहलील की, वो गैर आइनी था। प्रोविंशियल असेंबली को कबल अज वक्त जिस तरह तहलील किया गया गन पॉइंट पे, उसके बाद उनको पता नहीं था कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उनको पता नहीं था कि IMF के साथ मुआहदे वो शुरू करके गए हैं जो हम पूरे कर रहे हैं। नहीं अतातुर्क साहब, इल्म नहीं था कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दफ़ा होंगे। ठीक है, नहीं देखिए, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इमरान खान अपनी सियासत कर रहे हैं, आपको अपनी सियासत और फैसले करने हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्की मईशत गिरावट का शिकार है, सरमायाकार का एतमाद मुतज़लज़ल है, मुल्की मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा हुआ है, और तहरीक इंसाफ के मुतालबों के जवाब में PDM उन पर इल्ज़ाम लगा देती है। जो PDM हुकूमत है उसके पास जो इख्तियार है फ़ैसला करने का, वो तो फ़ैसला करती नहीं है। आप अगर फ़ैसला करें वाज़े तौर पर कि इंतखाबात कब होने हैं, तो फिर इससे बात आगे चलेगी ना। इमरान खान साहब तो ज़िम्मेदार नहीं हो सकते, वो तो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, आपको अपने फ़ैसले खुद करने हैं। अगर आइन में गुंजाइश है, अगर कानूनी रास्ता मौजूद है, तो फ़ैसला क्यों नहीं करते? आपसे इतने दिन से ये पूछ रहे हैं कि क्या चाहती है PDM हुकूमत, इंतखाबात करवाने हैं नहीं करवाने। नई मरदमशुमारी और डिजिटल मरदमशुमारी की जहाँ तक बात है, ये तो पिछली हुकूमत के वक्त से मौजूद है ये बात कि डिजिटल मरदमशुमारी होनी है और उसके तहत नए इंतखाबात होने हैं। अब क्यों ख्याल आया PDM को इस नुक्ते का? देखिए, मरदमशुमारी का आगाज़ तो पहले से कर दिया गया था। मरदमशुमारी कोई ऑन ऑफ का बटन तो है नहीं कि उसको ऑन करें तो रातों रात मरदमशुमारी हो जाए, या ऑफ़ करें तो रातों रात वो बंद हो जाए। उसका एक प्रोसेस है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो पाकिस्तान का इदारा शुमारियात है, वो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो पूरे मुल्क में होनी है। उसकी तैयारी में कई माह लगे हैं। पहले जनवरी में होनी थी, फिर फरवरी में, अब मार्च में जाके उसने शुरू होना है। तो वो एक पूरा प्रोसेस है, वो होना ही होना है। ये नहीं हो सकता कि आपकी आबादी बढ़ती जाए और आप हल्का बंदियां ना करें, मरदमशुमारी ना करें। ये भी देखना एक चीज़ ठीक नहीं है। इसके अलावा हमने तो देखिए सियासत को कभी तरजीह नहीं दी। हमने तो अपनी सियासत दाव पे लगा के रियासत को बचाने के लिए इमरान खान साहब की तबाहकारियाँ अपने गले डाली हैं। हम तो 2018 में एक शानदार इमारत छोड़ के गए थे, हर चीज़ ठीक छोड़ के गए थे। एक शख्स ने उसको मुनहदम किया है जिसका मलबा हम उठा रहे हैं। हम उसका मलबा भी उठाएं, उसकी तबाहकारियों का बोझ भी बर्दाश्त करें, फिर उसकी अना की खातिर दो सूबों के इलेक्शंस में जब आप फैसले नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका ये दावा खोखला साबित होगा कि आप अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत बचा रहे हैं। ये साबित नहीं हो पाएगा। आखिरी रास्ता क्या होगा? PDM हुकूमत अदालत जाएगी इंतखाबात के मुताल्लिक का फैसला करने के लिए? नहीं, आपकी क्या तजवीज़ है? आपकी क्या तजवीज़ है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में इमरान खान साहब की खातिर अरबों रुपया दो सूबों में झोंक दिया जाए ताकि जब जनरल इलेक्शन आए तो हमारे पास इलेक्शन कराने के पैसे ना हो? अतातुर्क साहब, तजवीज़ नहीं है, आपसे सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है। क्राइसिस का मुतहम्मल हो सकता है। हमारी तजवीज़ का नहीं, बात आइन की है और आपकी हुकूमत के फैसला करने की सलाहियत पर है। इतने नहीं है इस मुल्क में, तो फैसला करें। फैसला करने की सलाहियत मौजूद है तो करें फैसला। मैं इस बात का कायल हूं कि जल्दबाजी में किए गए फैसले बैकफायर करते हैं। जल्दबाजी में जब आप फैसले करते हैं तो हर फैसले पे यू टर्न लेके आप कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला अजीम लीडर होता है। ये तो अपने मुंह से उन्होंने फरमाया। तो कोई ऐसा फैसला जो उन्होंने 4 साल में किया हो जिस पे यू टर्न ना लिया हो, तो हम तो देखें जो फैसला करेंगे वो अपने टाइम से करेंगे, जांच परख के करेंगे, सोच समझ के करेंगे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके करेंगे, अपनी इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड करके करेंगे। तो बात तो बड़ी सिंपल है कि कोई भी फैसला उजरत में नहीं किया जाएगा, तमाम तर मामलात को उनका बगौर जायजा लेने के बाद किया जाएगा। साहब, इमरान खान साहब का कहना है कि यूँ लगता है अभी भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। किसी हद तक तो आपकी जमात ने भी तस्लीम किया कि कब तक
जनरल बाजवा ही की पॉलिसी चल रही थी, क्या अभी भी उन्हीं की पॉलिसी चल रही है? वो चूँकि ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो कि 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, और फिर ये भी उन्हें खदशा है कि अगर इंतखाबात जब भी होंगे आगे उसमें भी धांधली की जाएगी। तो किस तरह से उनके इन खदशात को दूर करेगी पीडीएम हुकूमत? 25 मई तो इस तरह बना दिया जिस तरह 12 मई हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क में एक क्लास है, पॉलिटिकल क्लास, जो कि एलीट पॉलिटिकल क्लास है। वो अपने आप को अनटचेबल समझते हैं, उनको एक लाडला सिंड्रोम है। ये बाकायदा एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि हम लाडले हैं, हमारे घर पे रेड हो गया, हमें हथकड़ी लग गई, हमें 5 दिन जेल में रख दिया। भाई इस माजी में वज़ीर आज़म को इस मुल्क में फांसी भी लगती रही है, भुट्टो साहब को जुडिशल मर्डर किया गया था, जिला वतनियाँ भी होती रही हैं, 3-3, 5-5 साल लोगों ने कैदें काटी हैं। आपने लोगों पे हेरोइन डलवाई है, उनको कैदों में डाला है। तो मुझे इस बात की कतन समझ नहीं आती कि ये जो एक सिंड्रोम है ना कि 25 मई, मैं होम मिनिस्टर था 25 मई को, आप बता दें क्या हुआ 25 मई को? कौन सा ऐसा गैर कानूनी गैर आईनी काम हुआ? 25 मई को एक इतना हवा बना दिया गया है, कुछ नहीं था 25 मई। आप लश्कर कशी कर रहे थे, आपने एक पुलिस वाले अकमल को लाहौर में शहीद किया, आप लोगों ने पुलिस वालों को मारा, रिटेलिएशन होनी थी, आप कोई अच्छा काम नहीं करने जा रहे थे। तो इसलिए 25 मई को बिल्कुल ओवर प्ले नहीं करना चाहिए। 25 मई जो था वो था, वो 12 मई को भुला दिया इस चक्कर में कि 25 मई को पता नहीं क्या हो गया था इस मुल्क में, कुछ नहीं हुआ था। आप लोग ज़रा थोड़े सेंसिटिव हैं, आप बैटल करना नहीं जानते, यू आर नॉट बैटल हार्डन्ड, आप सियासी जद्दोजहद करना नहीं जानते, एक दिन की आपकी कैद नहीं है, आप दूसरों को ताने देते हैं। तो बात ये नहीं है कि 25 मई के लोगों को लगाया जा रहा है और धांधली की जा रही है। जो केयर टेकर सीएम्स लगे हैं, प्रोसेस के जरिए लगे हैं, आप किसी और नाम पे मान जाते, 2 नाम दिए थे, आपको तो एतराज़ करना चाहिए था। आप कोई उस वक्त बोल जाते, उस वक्त कोई बैकडोर चैलेंज चला लेते, कसूर आपका अपना है। अब आप बैठ के चले अतर साहब, जाहिर है तो आप अपने फैसलों के, तो आपकी हुकूमत तो अपने फैसलों की खुद जिम्मेदार है ना। अब जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसमें भी खबर आई कि हुकूमत ने इमरान खान साहब और उनकी जमात को दावत दी है और उन्होंने मना कर दिया है, सारा इल्ज़ाम उन पर चला गया। हकीकत ये खुली कि आपने उनको बाकायदा एक फॉर्मल दावतनामा दिया ही नहीं, जिस पर उन्होंने एतराज़ किया कि हमें बाकायदा दावतनामा दिया जाएगा, बाकायदा उसमें मदऊ किया जाएगा, तो फिर हम उस पर सोच विचार कर सकते हैं। उसकी संजीदगी का आलम यह निकला कि वो पहले कुछ ताख़ीर का शिकार हुई और अब मौखिर ही हो गई है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। तो उसमें सारा मलबा फिर तहरीक इंसाफ पे तो नहीं डाला जा सकता गैर संजीदगी का? नहीं, देखें वो क्यों मुलतवी हुई। देखिए, तुर्की हमारा एक ऐसा दोस्त मुल्क है, वो तो अब हुई है, उससे पहले भी ताख़ीर का शिकार हुई थी। अब क्या करेंगे? क्या तहरीक इंसाफ को बाकायदा दावत देंगे, कोई वफ्द भेजेंगे? 2 दिन डेट आगे की गई ना जी। देखें, पहली बात तो ये कि 2 दिन डेट आगे की गई, फिर तुर्की का एक दौरा आ गया, वहाँ पे बहुत बड़ी आफत आई है और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है, जज्बा है कि वज़ीर आज़म खुद जा रहे हैं ताज़ियत करने, हेल्प ऑफ़र करने, उनके गम में शरीक होने। तो देखें, पहले अयाज सादिक साहब ने रब्ता किया था और रब्ता करके दावत दी थी। पहले मीडिया में अनाउंस किया जाता है, फिर दावत दी जाती है। अगर वो अयाज सादिक साहब की दावत काफ़ी नहीं थी और अगर दहशत गर्दी के मामले पे और इस मुल्क की सालमियत के मामले पे और इस मुल्क के दफा के मामले पे इनको घर जाके बुलाना पड़ता है तो ज़रूर बुलाना चाहिए, लेटर लिखेंगे। अगर ये नौबत आ गई है कि ये लेटर ही लिखना पड़ गया है तो फिर लिखना चाहिए और लिखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अता तारड़ बात कर रहे थे इस हमारे प्रोग्राम में। इमरान खान इस दावे से मुतल्लिक पीछे नहीं हटे हैं कि उनको कत्ल करवाने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। ये भी कह रहे हैं कि उनके पास उनके दावे के तमाम सबूत मौजूद हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हुकूमत ये फ़ैसला करने की कोशिश कर रही है कि इंतखाबात मुल्क में एक साथ ही करवाए जाएंगे। उसके लिए तरीके तलाश कर रही है कि किस तरह से इसको मुमकिन बनाया जा सकेगा। इसी पर हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब से। शामी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान साहब पर बात करना चाहेंगे। जब वो इक़्तिदार से बाहर आए और उसके बाद जो वाक़यात हुए कुछ अरसे में अगले, उसके बाद आपकी मुलाकात भी उनसे लाहौर में हुई थी। इस वक्त इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं उसको किस तरह से बयान किया जा सकता है? एक तरफ वो अपनी हुकूमतें ख़त्म कर चुके हैं, इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, माजी की उनके दौर इक़्तिदार में की गई कोई भी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं, और साथ ही ये जो कत्ल वाला मामला है जिसका इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी पर है, उसकी हर कुछ वक्त के बाद वो एक नई तफसील सामने ला रहे हैं, उस इल्ज़ाम से पीछे नहीं हट रहे। आपको लगता है कि ये वाकई हकीकत पर मबनी होगा या फिर ये उनकी एक सियासी हिकमत अमली है? कहते तो ये हैं कि उनके पास इस कत्ल की साजिश के तमाम सबूत भी मौजूद हैं।
देखिए जुनेद साहब, इमरान खान साहब की जो सियासत है इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद, उसकी तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहते हैं। और कभी वो एक कदम आगे आते हैं, फिर 2 कदम पीछे होते हैं, कभी दाएं मुड़ते हैं, कभी बाएं मुड़ते हैं। तो एक फैसला करते हैं, फिर दूसरा फैसला करते हैं। पहले उन्होंने फैसला किया मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा कौमी असम्बली से, फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा इस्तीफ़े वापस लूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने तो अपनी असम्बलियाँ 2 तहलील कर डाली, लोग उनको रोकते रह गए। तो अब तो यानी उन्होंने अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी की हैं। और ये जो उनका सफ़र है वो कोई स्मूथ सफ़र नहीं था, वो मोटरवे का सफ़र नहीं है। वो तो एक पगडंडियों से, घाटियों से, ऊंच नीच से गुजरना पड़ रहा है उनको। और कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ उनका पाँव लुढ़क जाएगा और कहाँ वो अपना रास्ता बना लेंगे। तो इस वक्त वो इल्ज़ामात भी जो लगा रहे हैं, पहले तो अमेरिका पर वो उनकी गोलाबारी जारी थी, फिर वो ठंडी हुई है, तो उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को निशाने पे रख लिया है। अब जाहिर है कि वो एक जिम्मेदार सियासतदान है, एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा है। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो मैं और आप तो उसको जुठला नहीं सकते फौरी तौर पर। तो उसका तो तकाजा ये है कि वो शवाहद पेश करें और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनका कुछ सबूत लेके आए, जो उनका सोर्स है उसको डिस्क्लोज करें, और जो मुमलकत के अदारे हैं उनसे ताउन करें, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी साजिश हो रही है तो उसको उसका गला दबाया जा सके, उसको पकड़ा जा सके और उनकी ज़िंदगी जो है उसको महफूज बनाया जा सके। तो मगर वो तो पहेलियाँ बजवा रहे हैं। जब पहेलियाँ बजवाएंगे तो फिर जाहिर है उससे तलखी बढ़ेगी। तो अब उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी वाले भी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और शेख रशीद साहब भी जो है वो इसी की नज़र हो गए हैं। तो ये जो सूरत है, यानी बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं, बड़े सियासतदान जो हैं, उनको हवा में तीर नहीं चलाने चाहिए। उनको जो बात है वो ठोस तरीके से करनी चाहिए, उसके ठोस शवाहद पेश करने चाहिए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हमें दुआ मांगनी चाहिए उनकी ज़िंदगी की, उनकी खैरियत की। आखिर उनके चाहने वाले बेशुमार हैं, उनकी बड़ी सियासी जमात है, उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं अपने हल्के की। तो आप वो किसी हादसे का शिकार क्यों हों और उनकी हिफाजत क्यों ना की जाए। तो रियासती इदारों पर भी लाजिम है और उन पर खुद भी लाजिम है कि वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। जी शामी साहब, इंतखाबात का मामला, पीडीएम हुकूमत गालिबन ये समझ नहीं पा रही है कि जो मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी सही से मालूम ना होना है कि इंतखाबात कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, अब होंगे, चंद माह बाद होंगे, इस साल होंगे, अगले साल होंगे। इसकी संगीनी और इसकी अहमियत को भी समझने से पीडीएम हुकूमत इनकार कर रही है और कोई वाज़ेह फ़ैसला सामने भी नहीं आता। सूबाई असम्बली के इंतखाबात कब करवाएंगे, आम इंतखाबात कब होंगे, उसका कोई फ़ैसला भी सामने नहीं रखते। ज़िमनी इंतखाबात के बारे में भी नहीं तय कर पाते कि अगर हुए तो उसमें शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। होना क्या चाहिए असल में? पाकिस्तान के तजिया निगार क्या समझते हैं कि इंतखाबात इन असम्बलीज़ की जो आइनी मुद्दत का अरसा था वो पूरा होने के बाद ही होने चाहिए, या माशी इस्तेहकाम आने के बाद होने चाहिए, या फिर जो इस वक्त फ़ौरी आइनी तरीका सामने है उसके तहत होने चाहिए? कितना ज़रूरी है कि इसका वाज़ेह तौर पर फ़ैसला रखा जाए कौम के? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कौमी असम्बली का, वो तो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई उसमें जोश व खरोश से हिस्सा ले रही है, लेकिन जो लोग मुंतखब होंगे वो असम्बली में नहीं जाएंगे। और अगर जाएंगे, अगर अपोजिशन के लोग कामयाब हो गए, यानी जो तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है, तो वो भी अपने उनके वसाइल भी ज़ाया होंगे, उनकी एनर्जी भी ज़ाया होगी। इसलिए ये एक मखमसा तो है कि चंद महीने का जो इलेक्शन है, यानी कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो चंद माह रह जाएगी, तो उसको किस तरीके से लड़ा जाए और क्या ना लड़ा जाए। तो बाद जमातें चाह रही हैं कि हम लड़ें और बाद जमातें चाह रही हैं कि हम ना लड़ें। और मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में, उसके यहाँ भी इख्तलाफ पाया जाता है। तो मेरा ख्याल ये उनको यकसू होना चाहिए और किसी नतीजे पे पहुँचना चाहिए। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। जहाँ तक कौमी असम्बली का ताल्लुक है आने वाले इंतखाबात का, तो वो ज़ाहिर है मुकर्रर वक्त पे होंगे, और अगर उसमें कोई ताख़ीर होती है तो इसका एक प्रोसीजर जो है वो दस्तूर में दिया हुआ है, उसके तकाज़े पूरे करने पड़ेंगे। जहाँ तक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये जो हमारी बातें होती हैं
लोगों से तबादला ख्याल होता है, हुकूमत की वज़ारा जो है और जिम्मेदारान जो मिलते हैं, तो लगता तो ये है कि उनके दिल में है कि ये इलेक्शन भी आम इंतखाबात के साथ होने चाहिए। वो कभी एक दलील लाते हैं, कभी दूसरी दलील लाते हैं, कभी खर्चे की बात होती है, रिसोर्सेज ज़ाया होंगे और अरबों रुपए लग जाएंगे, फिर इलेक्शन दोबारा जब होंगे बाकी दो सूबों के और कौमी असम्बली के, तो कभी ये कहा जाता है कि मर्दमशुमारी जो है उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। इसमें भी मेरा ख्याल जो कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए, हुकूमत भी किसी नतीजे पे पहुंचे और इलेक्शन कमीशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है उसको नतीजा निकालना चाहिए, उसको वाज़ेह ऐलान करना चाहिए कि इंतखाबात जो हैं उनके शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। लोग तो तवक्को रख रहे हैं और अगर आप कोई मुख्तलिफ बात सोच रहे हैं तो उसको सामने लाएं ताकि कोई क्लैरिटी हो। बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब, बात कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में। IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं। IMF के मुतालबे कायम हैं, पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल फैसले करने की तलवार लटक रही है। मुज़ाकरात का ताज़ा तरीन हासिल क्या है, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। IMF की मजीद सख्त शराइत सामने आ रही हैं। हुकूमत इन शराइत को तस्लीम भी कर रही है, साथ ही पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक पॉलिसी मुज़ाकरात में पाकिस्तान को सख्त सवालों को जवाब देने हैं। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक लाने होंगे और ये बताना होगा कि रकम कहाँ से आएगी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर्स तक गिर गए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कमी का खदशा है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग, बजट फ्रेमवर्क और अहम अमूर पर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर्स फौरी फराहम करना होंगे। इसके अलावा बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपये से ज़ायद अखराजात कम करने के इक़दामात पर बात होगी और तरक्याती बजट पर 50% से ज़्यादा की कटौती की तैयारी हो रही है, जिसके बाद तरक्याती बजट 727 से कम होकर 400 अरब रुपये हो जाएगा। इसके अलावा गैर तरक्याती अखराजात में भी खातिर खा कमी लाई जाएगी और गैर ज़रूरी मनसूबों की फंडिंग रोकने पर भी बातचीत होगी। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल बजट से सब्सिडी जारी करने में काबिल ज़िक्र कमी पर गुफ्तगू होगी। सब्सिडी कम करने पर बिजली और गैस के रेट तकरीबन 50% बढ़ाने होंगे। इसके अलावा तमाम तरक्याती मनसूबों की मरहलावार मॉनिटरिंग वेबसाइट पर पब्लिक की जाएगी और निजकारी प्रोग्राम फ़ाल बनाकर रियासती मिल्कियती इदारों को फ़ालियत फ़रोख्त करने का लाहेअमल तय होगा। साथ ही एहतसाब का अमल मौसर और शफाफ बनाने के लिए कानून साजी ज़ेर बहस आएगी। गैर ममालिक से कर्जा लेने और वापस करने की नई पॉलिसी तय होगी। साथ ही हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में 4 से 10 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी है, जबकि IMF चाहता है कि फ़ी यूनिट कीमत में 12 से 14 रुपये का इजाफा किया जाए। इसके अलावा हुकूमत ने IMF से कहा है कि इन सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जो माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, मगर IMF ने इसकी मुखालफत की है और दलील दी है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर के मुताबिक गैस की कीमत में भी इजाफा होगा और जनरल सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद आइंदा आने वाले 5 माह में 55 अरब रुपये जमा होंगे। इसके अलावा IMF का इसरार है कि इजाफी टैक्सेस के इक़दाम किए जाएँ और अखराजात में कमी की जाए ताकि बुनियादी खसारे को कम किया जा सके। मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं और गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया कि IMF से मुआहदा बहुत करीब है, बहुत सारे इशूज़ पर इत्तेफाक हो गया है। IMF से मुआहदा अल्लाह ताला करम से काफ़ी करीब है और बहुत सारे इशूज़ पर इत्तेफाक हो गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार कह चुके हैं कि IMF टफ टाइम दे रहा है। साथ ही आलमी इदारे मुसलसल पाकिस्तानी मईशत पर आर्टिकल शाया कर रहे हैं। आज ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में डॉलर की कदर इजाफे के हवाले से रिपोर्ट शाया की है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जफर पराचा के मुताबिक ताजिर और स्मगलर यौमिया 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। इस गैर कानूनी बहाव से पता चलता है कि कैसे तालिबान आलमी पाबंदियों से बच रहे हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं और रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद ने ब्लूमबर्ग को बताया कि अफगानिस्तान की यौमिया ज़रूरत 1 से 1.5 करोड़ डॉलर्स है, जिसमें से आधे पाकिस्तान से आते हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान को हफ्तावार 4 करोड़ डॉलर इमदाद देता है। अफगानिस्तान क्योंकि आलमी बैंकिंग सिस्टम से कटा हुआ है, इसलिए रकम कैश की सूरत में अफगानिस्तान मुंतकिल होती है और फिर अफगान करेंसी में मुंतकिल होती है। इसका तालिबान हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक तलब बढ़ने की वजह से अफगानी करेंसी की कदर में 5.6% का इजाफा हुआ और
अफगान करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी में से एक है। दिसंबर 2021 में $1 124 अफगानी का था और आज 90 अफगानी का है, जबकि पाकिस्तानी रुपए की कदर इस दौरान 37% कम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपए पर पाबंदी लगाने से बॉर्डर तिजारत डॉलर में हो रही है और तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान डॉलर लाने पर पाबंदी ख़त्म कर दी है, जबकि अफगानिस्तान से डॉलर ले जाने की हद $5000 मुकर्रर है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डॉलर का अफगानिस्तान की तरफ बहाव तवानाई बहरान की वजह से पड़ोसी मुल्कों से कोयले की तिजारत के दौरान बढ़ा। कोयला फरोख्त करने वाले अफगानी बेचकर रुपया फिर रुपये से डॉलर खरीद रहे हैं और ज़र मुबादला की तिजारत दो मुल्कों की सरहद पर होती है। दो मुल्कों की सरहद पर आमदरफ्त और तिजारत की पॉलिसी ना होने से मसाइल हैं। डॉलर स्मगल हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा। 2 दिसंबर को इसी प्रोग्राम में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने दावा किया था कि डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बैठ के आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मेरी जो रेलेवेंट एजेंसीज है, ये पाकिस्तान से जो हम कोला खरीदने हैं अपने एक नेबरिंग कंट्री से रुपयों में, वो सारे का सारा पैसा पाकिस्तान में आकर डॉलर जा रहा है, स्मगल हो रहा है। अब किसी ने तो उसको रोकना है ना, वो तो ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो जाके बॉर्डर्स पर नहीं रोकेगी। मैं जो रेलेवेंट लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मेरी बात उनसे हो चुकी है पिछले चंद दिन पहले और तफसील से डिस्कशन हुई है। उन्होंने मुझे श्योर किया कि दे विल डू देयर बेस्ट कि ये जो इस तरह की जो करेंसी स्मगलिंग है पाकिस्तान से फॉरेन करेंसी, उसको रोका जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 200 पे चले जाते हैं इंटर बैंक में, तो वो 210, 15, 20 में फिर शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें इसको कर्व करना पड़ेगा और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इसमें एक हैवी हैंड के साथ इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना होगा इस मुल्क से, अदरवाइज वी आर लूजर्स। इसहाक डार के इस बयान को 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर डॉलर की स्मगलिंग जारी है और डॉलर की कदर मुस्तहकम नहीं हो रही। गुज़श्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी आई थी, मगर आज डॉलर की कदर में 98 पैसे का इजाफा हो और $1 $276.28 का हो गया, मगर ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹3 की कमी आई है और $1 $280 का हो गया है। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ हैं दी न्यूज़ की नुमाइंदे मेहताब हैदर। मेहताब साहब, सवाल सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ये कि IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात में क्या कोई पेशरफ्त हो भी रही है या नहीं, और अगर किसी किस्म का कोई डेडलॉक है तो वो किस बात पर है, और जितने पुरुमीद नज़र आते हैं हुकूमती नुमाइंदे, क्या हकीकत भी ऐसे ही है? जी थैंक यू वेरी मच। इस टाइम पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की और गो हेड दिया अथॉरिटीज़ को कि वो टैरिफ की ऑप्शंस रखें 4 से 10 रुपए, GST में कोई 1% का इजाफा करें और 17 से 18%, और जो एडिशनल टैक्सेस हैं वो कोई 180 अरब रुपए के लगाए जाए। लेकिन जो दूसरी तरफ जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है अभी भी, वो ये कहते हैं कि आपको बिजली के टैरिफ में ज़्यादा इजाफा करना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह जो है वो आप ये देखें कि जो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है अभी 7 रुपये 10 पैसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के बावजूद, बढ़ाने के बावजूद, वो तकरीबन कुछ 675 अरब रुपए की है, जो रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान में हुकूमत ने IMF के साथ शेयर किया है। और ये उससे एडिशन है जो बजट में 570 अरब रुपए की रखी गई थी। तो टोटल जो पावर सेक्टर के लॉसेज ऑन बुक्स होंगे वो 1 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा होंगे। देखें, कोई भी मुल्क इस तरह की पावर सेक्टर के लॉसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए चाहे IMF का प्रोग्राम हो या ना हो, इस टाइम तो हमारा IMF के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन ये जो पावर सेक्टर के लॉसेस हैं ये हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे। देखें, बुनियादी तौर पे IMF की प्रिस्क्रिप्शन और वर्ल्ड बैंक की ये है कि सिर्फ टैरिफ इंक्रीज़ किए जाएं। हमने पीपल्स पार्टीज़ के ज़माने में 2007-8 में जो IMF का प्रोग्राम किया था, कुछ 40% टैरिफ उस टाइम बढ़ाया था। फिर PMLN के ज़माने में 2013 से 2018 तक 30 से 35% उस टाइम टैरिफ बढ़ाया था। फिर जो PTI के ने IMF के साथ प्रोग्राम साइन किया, उसमें 40 से 45% ऑलरेडी हम टैरिफ में इंक्रीज़ कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब टैरिफ इंक्रीज़ होता है तो साथ लीकेजेस और चोरी भी बढ़ जाती है। पावर सेक्टर को फिक्स किए बगैर ये मुल्क भी नहीं चल सकता और IMF का प्रोग्राम भी नहीं चल सकता है। एक तो मामला वहाँ पे खड़ा है। दूसरा, जो एडिशनल टैक्सेस हैं वहाँ पे भी IMF की प्रिस्क्रिप्शन अभी तक ये है कि आपका गैप ज़्यादा है। हम ये कह रहे हैं कि गैप कम है। हम ज़्यादा गैप को कम करने के लिए एक्सपेंडिचर्स को कट करना चाहते हैं और IMF जो है वो एडिशनल टैक्सेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अथॉरिटीज़ अभी भी कॉन्फिडेंट हैं
कि आइंदा 48 घंटों में, यानी अगले जो 2 दिन हैं, इसमें पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, इस टाइम बड़ी क्रूशल और टफ निगोसिएशन जो है दोनों ममालिक के, दोनों साइड्स के दरमियान जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका महताब हैदर। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस वक्त तुर्की और शाम तबाही के मनाजिर पेश कर रहे हैं। ज़लज़लों के मुसलसल झटकों से हज़ारों इमारतें तबाह हो गईं, जिसमें रिहायशी इमारतें, स्कूल्स, अस्पताल, मसाजिद, कमर्शल बिल्डिंग्स शामिल हैं। कल तक जो शहर रोशनियों के मनाजिर पेश कर रहे थे, आज वहाँ सिर्फ तारीकी है और तरफ मलबों का ढेर है। मलबे तले अब भी हज़ारों इंसान हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हज़ारों लोग इस वक्त सख्त सर्दी के मौसम में सड़कों पर हैं। लोगों में खौफ हरास का माहौल है। कई ख़ानदान अपने लापता अजीज़ व अक़ारब को ढूंढने के लिए हंगामी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ जगहों के लिए परवाज़ें मुअत्तल हैं और जहाँ कुछ परवाज़ें चल रही हैं वहाँ फ़्लाइट्स ताख़ीर का शिकार हैं। इस वक्त तुर्की और शाम में एक संगीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। हर गुज़रते वक्त के साथ साथ हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। कल तुर्की में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:17 पर 7.8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया, जो तुर्की में 1999 के बाद आने वाला सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला तस्वुर किया जा रहा है। इस ज़लज़ले का मरकज़ तुर्की के जनूबी इलाके का शहर गाज़ियान्टेप था, जो तुर्की और शाम की सरहद से 150 मील की दूरी पर है। इसलिए शिद्दत की वजह से इस ज़लज़ले से तुर्की का पड़ोसी मुल्क शाम का शुमाली इलाका भी मुतासिर हुआ और इस ज़लज़ले के झटके फ़लस्तीन, इसराइल और लबनान में भी महसूस किए गए। सिर्फ यही नहीं, तुर्की में इब्तदाई ज़लज़ले के बाद रेस्क्यू हुकाम नुकसानात का अज़ाला करने की ही कोशिश कर रहे थे कि तुर्की में 7.6 मैग्नीट्यूड का एक और ज़लज़ला आया, जिससे मज़ीद तबाही हुई और आज फिर 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया और अब तक आदाद व शुमार के मुताबिक तुर्की और शाम में ज़लज़लों से 6,000 से ज़्यादा इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं, जिसके नतीजे में तुर्की में 3500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और शाम में हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़ कर चुकी है। मजमूई तौर पर 20,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं, जिससे इन खदशात को तक़वियत मिल रही है कि गुज़रते वक्त के साथ साथ हलाकतों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हो सकता है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस खदशे का इजहार कर दिया है कि दोनों मुल्कों में मजमूई हलाकतों की तादाद 20,000 हो सकती है। जबकि तुर्क हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से 1,40,00,000 लोग मुतासर हो चुके हैं, यानी इन आदाद शुमार के मुताबिक तुर्की की 15% से ज़्यादा आबादी इस वक्त मुतासर है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हुकाम का अंदाज़ा है कि इस ज़लज़ले से मजमूई तौर पर 2,30,00,000 लोग मुतासर हो सकते हैं, जिसमें बच्चों की तादाद 1,40,00,000 हो सकती है। इस हंगामी सूरत हाल को देखते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मुल्क के 10 मुतासरा सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। दूसरी तरफ शाम, जो कई सालों तक जंगों की जद में रहा, जहाँ पहले से हज़ारों लोग बेघर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहल है, वहाँ ज़लज़ले से मज़ीद तबाही हुई है। अब भी शाम में कई इमारतों के मलबे तले ज़ख्मी मौजूद हैं। शाम के पास इस किस्म की कुदरती आफात से निमटने के लिए वो सलाहियत भी मौजूद नहीं और शाम के जो शुमाली इलाके ज़लज़ले से मुतासर हुए हैं, वहाँ हुकूमत का कंट्रोल भी नहीं है। इस वक्त आलमी बरादरी ने इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है। दोनों मुल्कों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं और इस ज़लज़ले से होने वाला जो हतमी नुकसान है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही वाज़ेह होगा। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए।